हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। आज का वीडियो अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसे आप बहुत ही ध्यान से और मन से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आज का वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती की SCRT बेस्ड हमारे 4 सब्जेक्ट भूगोल, पर्यावरण, इतिहास और विज्ञान को हमने कंबाइंड करके आपके लिए बहुत अच्छे लेवल पे ये वीडियो को तैयार किया हुआ है। तो अब हम इसे पढ़ेंगे, बहुत ही ध्यान से और मन से ज़रूर पढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है भारत की जलवायु। क्या है जलवायु? तो देखिए, जलवायु में वायुमंडल दाब किसी स्थान या देश में जो लंबे समय का तापमान, वर्षा और हवाओं की दिशा, इन सब का अध्ययन करना ही जलवायु कहलाता है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आप एक इस लाइन को याद रखिए, किसी स्थान या देश में जो लंबे समय तक ये तापमान और वायुमंडल दाब या वर्षा या हवाओं की दिशाओं को हम वहाँ की जलवायु कहते हैं। अब अगला क्या है कि जलवायु और मौसम में अंतर क्या है, आइए देखते हैं। जलवायु में वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे वर्षों यानी 25 से 30 साल तक समान रहती है, वह वहाँ की जलवायु कहलाती है। और मौसम क्या है कि वायुमंडल की वह अवस्था जो जल्दी जल्दी बदलती है, 24 घंटे में नापा जा सके, वो वहाँ का मौसम होता है। तो ये जलवायु और मौसम में अंतर रहा। अगला है मानसून। शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई। अर्थ है हवाओं की दिशा ऋतुओं के अनुसार बदल जाना। थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, क्योंकि कई लोगों का कमेंट भी आया हुआ था कि मैम थोड़ी आप अपनी स्पीड बढ़ाइए। तो अब स्पीड में पढ़ेंगे कि भारत की अब जलवायु क्या है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ये एक यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत की जलवायु कैसी है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत के बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा निकलती है? वह कर्क रेखा है। और अब देखिए, बीचों बीच से भारत की निकलती हुई कर्क रेखा है, या जो पृथ्वी को जो बीचों से बीच भाग से काटती है वो भूमध्य रेखा, और इधर दक्षिण गोलार्ध में जो रेखा होती है उसे मकर रेखा। अब उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, मेरा समझाने का मतलब ये है, वो होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अगला है टॉपिक कि किसी स्थान या देश की जलवायु उस स्थान की समुद्र से कितनी दूरी है, या उस स्थान की ऊंचाई क्या है, या वह स्थान किस अक्षांश पर स्थित है, और वहाँ पर पहाड़ों की स्थिति कैसी है। इनके बेस पे वह वहाँ की जलवायु निर्धारित की जाती है। एक क्वेश्चन है कि अमृतसर शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, फिर जलवायु क्यों भिन्न है? तो इसका आंसर होगा ऊंचाई के कारण। अब यहाँ पे एक T = 1/P। T यानी टेम्परेचर, P यानी कि दाब। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तब दाब घटेगा। देखिए, आप ये अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो P यानी प्रेशर घट रहा है, और जब भी प्रेशर बढ़ेगा तब दाब घटेगा, यानी इनवर्स रेशनल्स हो जाएंगे। इनवर्स रिलेशंस में होंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट कार्य करेंगे। हवा की गति करती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ये प्रश्न SCRT में आपने मेरे पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि वो बुक का एज इट इज क्वेश्चन है, एक टॉपिक है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा गति करती है, ना कि निम्न दाब से उच्च ओर की। अगला है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु सूर्य कर्क रेखा के लंबवत गर्मी में
आ जाता है। जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा के लंबवत होता है ग्रीष्म ऋतु में। पढ़ते हैं, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होने के कारण भारत के पश्चिमी भाग में अत्यधिक तापमान बढ़ जाता है, जिससे भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागर में तापमान कम होने से उच्च दाब वाली पवनें भूमध्य रेखा पार कर भारत के स्थल भाग में प्रवेश करने लगती हैं। देखिए, ये रहा केरल, ये अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें वे अरब सागर से केरल की ओर आती हैं, और दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें वो इधर अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं। यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें। अगला है, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि अरब सागर से जो दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें कहाँ जाती, केरल इधर से और इधर बंगाल की खाड़ी की ओर। अगला है, अरब सागर का दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में सर्वप्रथम केरल राज्य में प्रवेश 1 जून को करता है, और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में सर्वप्रथम अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करता है 25 मई को। शीत ऋतु, अगला टॉपिक है शीत ऋतु। यहाँ पे हवाओं का रूप, पहले तो ये यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है HP यानी हाई प्रेशर, और LP लो प्रेशर जो भूमध्य रेखा पे होता है। और शीत में ऋतु में जो सूर्य होता है वो मकर रेखा के लंबवत होता है। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में कर्क रेखा के लंबवत, और शीत ऋतु में यानी सर्दियों के दिन में मकर रेखा के लंबवत होता है। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे शीत ऋतु में सूर्य मकर रेखा के लंबवत होने के कारण भारत के उत्तर पूर्व भाग में तापमान कम हो जाता है, जिससे भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागर में तापमान अधिक अतः निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। तब उच्च दाब वाली पवनें भारत के उत्तर पूर्व से हिंद महासागर की तरफ बढ़ने लगती हैं। उच्च दाब वाली जो पवनें हैं वह भारत के उत्तर पूर्व से हिंद महासागर की तरफ बढ़ने लगती हैं। उत्तर पूर्व मानसून की शुरुआत होती है। जब भारत के उत्तर पूर्व से हिंद महासागर की तरफ बढ़ती हैं तब उत्तर पूर्व मानसून की शुरुआत होती है। अगला टॉपिक है भारत की सबसे ऊंची चोटियां। आप इसे इसके द्वारा समझिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिएगा, ये सब मैंने आपके लिए अपने हाथों से ही बनाया हुआ है, ये कहीं से प्रिंट नहीं है। गार्डविन ऑस्टिन, जिसे केटू के नाम से भी जानते हैं, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन यानी केटू, जो कैलाश श्रेणी में है। ठीक है, अब है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, जो संसार की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी पीर पंजाल श्रेणी पे स्थित है। अब कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, ये भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये स्थित है, ये पीर पंजाल श्रेणी पे कंचनजंगा चोटी पाई जाती। और नामचा बारवा, जिसकी ऊंचाई है 7758 मीटर, ये पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पर देखते हैं गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, ये पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब अनाईमुडी की ऊंचाई है 2695 मीटर।
ठीक है। जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी प्लस पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अनायमुडी दक्षिण और पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट, माफ कीजिए, ये दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की। अब यहाँ पे है अरमाकोड़ा जो 1680 मीटर है। जो विशाखापट्टनम चोटी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी। देखिए ये भारत का सबसे दक्षिणतम, ये दक्षिण का भाग है, ये है भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी महेंद्रगिरी। अगला है विषुव और संक्रांति क्या है। विषुव साल में 2 बार विषुव होता है। पहला बसंत विषुव, दूसरा शरद विषुव। बसंत विषुव है 21 मार्च को होता है और शरद विषुव 23 सितंबर। सर्दियों की आहट शुरू होती है, दिन छोटे रातें लंबी होने लगती हैं शरद विषुव में। और यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं और पृथ्वी की भूमध्य रेखा सूर्य के सामने पड़ती है 21 मार्च और 23 सितंबर को, जिसके कारण भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। संक्रांति क्या है। साल में 2 बार संक्रांति होती है, ग्रीष्मकालीन संक्रांति और शीतकालीन संक्रांति। ग्रीष्मकालीन संक्रांति 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। अगला टॉपिक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। देखिए ये सन, सबसे पहले तो ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है 1986, तो आप याद रखिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत की संसद में पारित हुआ हमारा ये। अगला है भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। मिसाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण ये गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। ये इसका रासायनिक नाम है MiCCS3NCO। गैस के रिसाव के बाद भारत सरकार ने अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया। अनुच्छेद 253 को छाता अधिनियम भी कहते हैं। छाता अधिनियम 19 नवंबर 1986 में को लागू हुआ और पारित हुआ था मार्च 1986 में। अगला है छाता अधिनियम पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ऐसे प्रश्न पूछता है कि छाता अधिनियम किससे संबंधित है, तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अगला है पॉइंट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 26 खंड 4 अध्याय में है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। दूसरा है चेरनोबिल दुर्घटना 26 अप्रैल 1986, जिसे नाभिकीय दुर्घटना भी कहते हैं, यूक्रेन में परमाणु दुर्घटना। नोट है आपके लिए, एक पहला है बाघ परियोजना व टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में और बाघ संरक्षण अधिनियम 2006 में। यहाँ पे पॉइंट वाइज आप अधिनियम को पढ़ेंगे। जल प्रदूषण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में, स्वच्छ वायु अधिनियम 1970 में, उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 2015 में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 में, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार, जिसे MRTP अधिनियम, ये आया 1969 में 1969।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 में, भारतीय किसान कानून 2020 में, भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान अधिनियम 2017 में, वस्तु और सेवा कर 2017 में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में, पंचायती राज अधिनियम 1947 में, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 1987 में, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 में। ये कुछ अधिनियम थे जो इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें एक जगह आप लिख लीजिएगा और याद तो ज़रूर करिएगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ से अधिनियम है सारे, ठीक है। अब अगला बढ़ते हैं ग्रीन हाउस गैस। ये तो इस पता ही होना चाहिए, आंख बंद करके भी अगर प्रश्न बनता है तो ये आप जरूर लगाइए, इसलिए आप इस टॉपिक को तो घोल के पी जाओ। पहला, ग्रीन हाउस गैसों में कितनी गैसें होती हैं? ओजोन, O3, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC कहते हैं, और सातवां है जलवाष्प। ये हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें 7 हैं, जिसमें ये 7 गैसें। टिटनेस रोग का अन्य नाम लॉकजा। भाखड़ा नागल परियोजना हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में। श्वेत स्वर्ण फसल, श्वेत स्वर्ण फसल कपास, जो काली मृदा में महाराष्ट्र, गुजरात में होती है। कपास कौन सी मृदा में होती है? काली मृदा में। अगला है ओजोन, पर्यावरण का तो ये हॉट टॉपिक है, समताप मंडल में पाई जाती है। अगला, क्षोभ मंडल में अक्रियाशील रहती है, सड़ी मछली की तरह इसकी गंध होती है, चांदी के रंग को काला कर देती है, कृत्रिम रेशा बनाने में सहायक होती है और कीटनाशक के रूप में प्रयोग की जाती है। ओजोन का विनाश ग्रीन हाउस गैस द्वारा होता है या हो रहा है। असील क्या है? प्राचीन समय में मुर्गों को लड़ाने की प्रथा प्रचलित थी। लड़ाकू मुर्गों की नस्ल असील नस्ल होती थी। जो लड़ाकू मुर्गे होते थे वो किस नस्ल के? असील नस्ल के। अगला है हमारा टॉपिक 1972 में पर्यावरण पर पहला सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, जो थीम थी एक ही पृथ्वी। 2022 की भी यही थीम थी। देखिए, पहला सम्मेलन जो पर्यावरण का स्टॉकहोम में जिसका सम्मेलन कहा जाता है, थीम एक ही पृथ्वी, जो 2022 की भी यही थीम है। तो ये यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ओजोन स्तर के क्षरण का पता सबसे ज्यादा विनाश दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका के ऊपर हो रहा है। इसका पता लगाया है जोसेफ फॉरमैन ने 1985 में। नेक्स्ट है जैव विविधता शब्द WG रोजन ने 1985 में दिया। जैव विविधता संकल्पना विल्सन ने 1986 में दिया। जैव विविधता का पिता विल्सन को माना जाता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का डॉक्टर नॉर्मन मायर्स ने 1988 में दिया और जैव विविधता मनाई जाती है 22 मई को। अगला हमारा टॉपिक है भू राजस्व व्यवस्था। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व वसूली प्रारंभ हुई। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में हुआ। मुर्शिदाबाद के दक्षिण में नदिया जिले प्लासी नामक स्थान पर और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार
प्लासी युद्ध बाद बंगाल का नवाब कौन बना? नवाब मीर जाफर। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम 1972 में वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन समाप्त कर और भू राजस्व वसूली शुरू कर दी या की। नेक्स्ट पॉइंट है, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया और प्रत्येक क्षेत्र का राजस्व 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया। अगला है, 1777 में पंचवर्षीय बंदोबस्त समाप्त हो गई और 1777 ईस्वी में ही पंचवर्षीय बंदोबस्त की जगह एक वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई जो 1789 से 90 तक चली। भू राजस्व व्यवस्था, अगला टॉपिक है भू राजस्व व्यवस्था क्या है? स्थायी बंदोबस्त जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे 1793 में। रैयतवाड़ी भू व्यवस्था क्या थी? बंदोबस्त जनक थॉमस मुनरो और सर थॉमस रीड ने 1820 में। महलवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे हॉर्ट मैकेंजी 1822 में। अब देखते हैं इनके बारे में कुछ। पहला किसमें है ये? स्थायी बंदोबस्त। ब्रिटिश सरकार को राजस्व की जिम्मेदारी जमींदारी की और रैयतवाड़ी बंदोबस्त में ब्रिटिश सरकार को राजस्व की जिम्मेदारी किसान की और महलवाड़ी में भूमि पर गांव का अधिकार। दूसरा है समस्त भूमि का 19%। तीसरा, कर की दर थी 10/11 अंग्रेजों को, 1/11 जमींदारों को, 10 बोरी अंग्रेजों को और 1 बोरी जमींदारों को। और अगला है कहाँ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में ये व्यवस्था थी। और अब यहाँ पे है रैयतवाड़ी में कि पहला था ब्रिटिश सरकार को राजस्व की जिम्मेदारी किसान की थी। दूसरा, समस्त भूमि का 51%, कर की दर 33% से 50% तक। अब मुंबई, मद्रास, असम, पूर्वी बंगाल में यह व्यवस्था। महलवाड़ी बंदोबस्त थी, भूमि पर गांव का अधिकार होता, समस्त भूमि का 30%, कर की दर पहले उपज का 66%, बाद में कम करके 50%, जो यूपी, मध्य प्रांत, पंजाब में। अब ये क्या है कि स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था, अन्य नाम। स्थायी बंदोबस्त का जो अन्य नाम जमींदारी व्यवस्था, इस्तमरारी व्यवस्था। जमींदारी भूमि का स्वामी या कर वसूलने का कार्य जमींदार का होता था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयत का अर्थ किसान, किसान भूमि का मालिक। कर वसूलने का कार्य था सरकारी कर्मचारी का कर सीधा किसानों से वसूला जाता था। महलवाड़ी बंदोबस्त में क्या था कि महल का अर्थ है गांव, किसान भूमि का मालिक होता था, कर वसूलने का कार्य गांव के मुखिया का होता था। स्थायी बंदोबस्त जमींदारी मुख्य होती थी। किसानों का अत्यधिक शोषण, जमींदारों को उनकी भूमि के स्वामित्व के उत्तराधिकारी के लिए वंशानुगत अधिकार। अगला है सूर्यास्त कानून क्या? जमींदार एक निश्चित तिथि पर कंपनी को लगान नहीं देते थे, उनकी जमीन छीन ली जाती थी। अगला है टॉपिक है धातु और अधातु। धातु, चमक, सतह चमकदार होती है, एग्जाम्पल सोना, चांदी। कठोरता क्या? सामान्यता कठोर, जैसे लोहा, तांबा। अपवाद है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मुलायम होते हैं। रूप अथवा अवस्था, कमरे के ताप पर ठोस। अपवाद इसमें क्या? केवल मरकरी को छोड़कर यह द्रव्य अवस्था में होता है। आघात वर्धितता क्या है? धातु को पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जाता है, लोहे की चादर। नेक्स्ट है तन्यता क्या है? धातु को पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है, तांबे की तार को। विद्युत व ऊष्मा के चालक, सामान्यतः विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं, एग्जाम्पल चांदी व तांबा।
अपवाद है सीसा व पारा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। घनत्व क्या है कि सामान्यतः घनत्व व गलनांक अधिक। इसमें कुछ मिसप्रिंट है, इसे हम स्किप कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए। ध्वनिक कठोर सतह पर टकराने से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऑक्साइड क्या, धात्विक ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति होती है। ये थे धातु। अब हमारा अधातु। अधातु चमकदार नहीं होती है, एग्जाम्पल कार्बन। अपवाद आयोडीन चमकदार। कठोर नहीं होते हैं, एग्जाम्पल कोयला। अपवाद हीरा व कठोर। नेक्स्ट पॉइंट है कमरे के ताप पर ठोस या गैसीय अवस्था में, इसमें अपवाद है ब्रोमीन द्रव्यावस्था में। अगला है आघातवर्तीता नहीं होते हैं, तन्यता नहीं होती है, घनत्व गलनांक कम होता है, आवाज उत्पन्न नहीं करते। ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अपवाद क्या है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें यहाँ पे कुछ धातु और अधातु दिए गए हैं। जिन तत्व, देखिए यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, कई जगह काम करती। तत्व के अंत में यदि यम आता है तो वह धातु होते हैं, और तत्व के अंत में ना, सा, रा आता है तो वह हमारे अधातु होते हैं। जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, क्रोमियम या स्ट्रांसियम, जीरोकोनियम, बोरियम, रेडियम, बेरिलियम, स्कैंडियम, ये सारे नाम लिखे हुए हैं। इस सब के अंत में यम आ रहा है फिलहाल, तो ये सारे हमारे धातु हैं। जो एक साइड में धातु लिखी, इधर अधातु हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, हीरा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, फ्लोरीन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे अधातु हैं। और भी दो चार नीचे लिखे हुए हैं, इन्हें आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। अगला हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 में। 3 चरण हुए। पहला उदारवादी चरण जो नरमपंथी, उग्रवादी चरण गरमपंथ, और गांधीवादी चरण। उदारवादी चरण था 1885 से 1905 में। उग्रवादी चरण था 1905 में 1917 तक। गांधीवादी चरण चला 1917 से 1947 तक। अब यहाँ पे देखिएगा 1885 कांग्रेस की स्थापना, बंगाल का विभाजन 1905 में, मुस्लिम लीग 1906 में, कांग्रेस का विभाजन या नरम दल व गरम दल विभाजन कब हुआ, 1907 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई, 1908 में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, 1911 में। गदर आंदोलन 1913 में। प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुई 1914 में। गांधी जी का भारत आगमन 1915 में हुआ, ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, जो कांग्रेस मुसलमान लीग समझौता था, तिलक और जिन्ना के मध्य। नरम दल व गरम दल समझौता 1916 में होम रूल लीग आंदोलन हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918, रॉलेट एक्ट 1919। 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ। खिलाफत आंदोलन भी 1919 में हुआ। तो ये एक सन में आप 3 याद कर सकते हैं, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। अगला है असहयोग आंदोलन 1920 में। 1922 में चौरी चौरा कांड, 1923 में स्वराज पार्टी, 1924 में कांग्रेस के बेलग्राम अधिवेशन, 1925 में काकोरी कांड, 1928 में साइमन कमीशन, 1929 में लाहौर अधिवेशन, 1929 में ही दांडी मार्च,
1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1931 में गांधी इरविन समझौता, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो 30 के बाद ये 3 साल लगातार गोलमेज सम्मेलन हुए, 30, 31, 32 में। 1932 में ही पूना समझौता हुआ और 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, 1940 में पाकिस्तान की मांग। अब देखिए हमारा अगला है 1942 में क्रिप्स मिशन। देखिए अब यहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट है, क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में। आज़ाद हिंद फौज 1942 में। 1945 में वेवल योजना शिमला समझौता। 1946 में नौसेना विद्रोह। 1946 में ही कैबिनेट मिशन आया। 1947 में माउंटबेटन योजना भी आई। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है लोक चित्रकला। आप इसे जब देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि SCERT बुक में तो है ही, लेकिन हमने आपके लिए एक बहुत ही अच्छे लेवल पर जो आज ये वीडियो तैयार की है, आपको इस वीडियो से कम 5 से 10 नंबर जरूर मिलने वाले हैं। आप इस बात की मैं गारंटी देती हूँ, कहीं लिख के रखिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे कुछ भी सिलेबस से बाहर नहीं है और यहाँ तक कि आपको बहुत ही ऑथेंटिक यहाँ पे जानकारी भी मिल रही। मैंने सब एक जगह बहुत अच्छे से सारे आंदोलन को भी लिख रखा है कि आपसे कुछ भी डेट वाइज तो छूटे ना। अब हमारा लास्ट है टॉपिक लोक चित्रकला। पहला कलमकारी। कलम से बनाए गए चित्र को कलमकारी कहते हैं। ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। हाथ से पेंट किए गए सूती वस्त्रों को प्रदर्शित करती है। मधुबनी। देखिए मधुबनी चित्रकला आपके बिहार में, मधुबनी जिला के जितवारपुर गांव में इसका मुख्य केंद्र है। अगला है चेरियल चित्रकला जो तेलंगाना में। नेक्स्ट है फुलकारी चित्रकला जो पंजाब में। नेक्स्ट है वर्ली या वारली महाराष्ट्र में। पटचित्र उड़ीसा में। कालीघाट पश्चिम बंगाल में। अगला है गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश में जो गोंड जनजाति द्वारा मन की जाती है। और अगला है पिठौरा चित्रकला गुजरात में, जो भील जनजाति के बड़े त्योहार पिठौरा पर करते हैं वो लोग या मनाते हैं, चित्रकला को बनाते हैं। लास्ट है तंजौर चित्रकला जो तमिलनाडु में पाई जाती है या वहाँ के लोग करते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहाँ पर अब समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में आप बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें आने वाली वीडियो ताकि आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी में कोई भी रुकावट ना आए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।